बादल जी, आज मैंने आपके लिए मीठी मीठी गाजर की खीर बनाई है। क्या सच में बिजली? मीठी मीठी गाजर की खीर? आज तो तुमने मेरा सच में दिल बहुत खुश कर दिया। कहाँ है मीठी गाजर की खीर? जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? फिर बिजली कवि रसोई से मीठी गाजर की खीर लाकर बादल कव्वे को दे देती है। बादल कव्वा तो जल्दी से वो खीर खा लेता है। बिजली, वाह, तुम्हारे पंखों में बहुत स्वाद है। बाबा, पता है मैंने उड़ना सीख लिया है। इसी खुशी में मम्मा ने आज खीर बनाई है। जुगनू, तुमने उड़ना सीख लिया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तभी कव्वों के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के बाहर एक बूढ़ी काकी बैठी हुई थी। बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। ठीक है माँ जी, आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। कवि अपने घर में आती है और खीर उठाती है। अरे बिजली, तुम ये मीठी खीर कहाँ लेकर जा रही हो? बादल जी, बाहर एक बूढ़ी माँ जी आई हैं। वो बहुत भूखी हैं, उन्हीं को देने के लिए लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे ये खीर देने की। रुको, मैं जाता हूँ। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, जब देखो मांगने आ जाते हैं। बेचारी बूढ़ी कवि कव्वे की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अरे बादल जी, ये क्या किया आपने? इस तरह पक्षियों का दिल नहीं तोड़ते। मुझे ये गरीब पक्षी जरा भी नहीं पसंद। मैं इन्हें पानी ना दूं और तुम इन्हें खीर दे रही हो। एक दिन बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा पानी पी रहा था। तभी छोटा कीकी वहाँ आता है। कव्वे अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है। आपके पास पानी है? मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। जाओ जाओ जाओ, जाकर नदी से पानी पियो। अंकल, गर्मी बहुत है, इसलिए नदी का पानी भी बहुत गर्म है। आप मुझे ये अपना ठंडा वाला पानी दे दे। बच्चे, मैं ये पानी फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वे को गुस्सा आता है और वो पानी नीचे फेंक देता है। बेचारा प्यासा कीकी ये सब देखता ही रह जाता है। आप बहुत गंदे अंकल हो, आपने मेरे सामने पानी सारा नीचे फेंक दिया। देखना अंकल, जब आप प्यासे होगे तो आपको मालूम होगा कि पानी क्या चीज है। बेचारा कीकी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिजली, मैं दूसरे जंगल काम के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा कल शाम तक। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर उड़ते उड़ते बादल कव्वा दूसरे जंगल पहुंच जाता है, लेकिन वो जंगल तो पूरे का पूरा सूखा पड़ा था। उस जंगल में तो इतनी गर्मी थी कि कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उड़ते उड़ते बादल कव्वा थक जाता है और वो एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। ओह, बहुत बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है इस जंगल में, और मुझे तो बहुत प्यास भी लगी हुई है। पानी की खोज में बादल कव्वा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। हाय रे, लगता है इस जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, अब मैं क्या करूँ? तभी बादल कव्वे को सामने एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। वो घर एक कबूतर का था। कबूतर भैया, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी हुई है। चलो कव्वे, निकलो यहाँ से, पहले ही जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मेरे पास भी यही थोड़ा सा पानी है, ये मैं पानी तुम्हें नहीं दे सकता। फिर बादल कव्वा वहाँ से निकलता है और किसी और पक्षी के घर चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझ पर थोड़ा दया करो और मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। बुरा ना माना कव्वे, अगर पानी चाहिए तो पहले पैसे देने पड़ेंगे। क्या पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर जाओ कव्वे यहाँ से, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बादल कव्वा पक्षियों के घरों में पानी मांगने जाता है, मगर उसे कोई भी पानी नहीं देता। आखिर उसे गुफा के पास एक कुआं दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। उस कुएं के पास एक चील बैठी हुई थी। चील चाची, बहुत प्यासा हूँ, मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे दो। एक तो न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरे पास पानी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से।
क्यों झूठ बोल रही हो चील चाची? आपके कुएं में तो ढेर सारा पानी है, थोड़ा सा पानी दे दो। अरे वे काले कौवे, ये पानी मेरे लिए है, मैंने तुम जैसे पक्षियों के लिए नहीं रखा। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ऐसे बादल कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। गर्मी बहुत थी, अब तो बादल कौवे की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्यास के कारण बादल कौवे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि पानी क्या चीज है। उस दिन मैंने उस मासूम बच्चे को पानी नहीं दिया था ना, इसलिए आज मुझे भी कोई पानी नहीं दे रहा। आज जब मुझे भी पानी नहीं मिल रहा तो मुझे मालूम हो गया है कि मैंने उस बच्चे के साथ कितना गलत किया था। अपनी गलती पर बादल कौवा बहुत शर्मिंदा था। प्यास के कारण कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और उसी समय जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का पानी पड़ते ही बादल कौवा फौरन अपनी चोंच खोलता है और वो पानी के चंद कतरे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे, झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली कभी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उठती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कभी चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चील से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चील दी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था, जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेश के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास
चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? वाह जी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेश में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कव्वी और बादल कव्वे का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है वो कव्वे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ माँ जी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कव्वे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं जहां मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कव्वों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है। चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल, कहाँ है तू? अपनी जान बचा,
और भाग जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा हा हा। छोड़ दो ये खेत अब हमारा है, मेरा मतलब भूतों का है। चलो दोस्तों, समय आ गया है, पकड़ते हैं इन चोरों को और बताते हैं कि असली भूत कौन होता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उन कौवों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। क्यों बादल और बिजली, बहुत शौक था ना दूसरों को डराने का। अब जरा हमारी मार का जायका भी चख लो। बिजली और बादल की खूब धुलाई होती है। वो दोनों पति पत्नी काई काई करते हुए खेत से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। देखिए माँ जी, आप अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी, इसलिए तो वो कौवे इस बात का फायदा उठाकर आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे। क्या बादल, वो कौवे मेरे सामने चिड़िया की बहुत बुराइयां करते थे। माँ जी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे थे ताकि आप कोमल पर और जुल्म करें और वो टूटकर ये जंगल छोड़कर चली जाए, और फिर आपको रास्ते से हटाकर वो इस खेत पर कब्जा करने वाले थे। कोमल बेटी, क्या मैं वाकई ही इतनी अंधी हो गई थी? मैंने इस जंगल के झूठे पक्षियों पर यकीन कर लिया और अपनी बेटी जैसी बहू को बोझ समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पता है आप उन कौवों के बहकावे में आ गई थी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और उसकी सास मिलकर खेतों में काम करती हैं। मिलकर काम करने से उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। वो ढेर सारी बोरियां मकई की भरती हैं और उन्हें जंगल में बेच आती हैं। तभी बंटी चिड़ा भी परदेस के जंगल से आ जाता है और वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। घने जंगल में सेब के पेड़ पर कौवों का एक तिनकों का घोंसला था, जहाँ बादल कौवा अपनी पत्नी और बेटी पिंकी कौवी के साथ रहता था। बिजली, मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। तब तक मैं नदी से घूम कर आता हूँ। खुद ये सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए ही तो बैठी हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रही हूँ। मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाती है। मैं भी अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर मैं इस अंडे का क्या करूं? अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चली गई तो कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले जाएगा। ऐसे कहते हुए बिजली कभी अपने पड़ोस में रहने वाली कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज कुछ देर मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। बिजली बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाइए। और हाँ, आप अंडे की चिंता मत करना, मैं ध्यान रखूंगी। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से बिजली कभी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और बिजली कभी अपनी सहेली से मिलने झरने पर चली जाती है। बिजली, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? स्वीटी, मैंने उस छोटी चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। वो तो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। बिजली, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद कबूतर टोकरी लिए उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ने आ जाता है। अगर कोई पत्थर अंडे पर लग गया तो ये अंडा टूट जाएगा। मुझे रोकना होगा कबूतर भैया को। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया नीचे कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, अभी आप कोई भी सेब ना तोड़ें, क्योंकि कोई पत्थर भी बिजली के अंडे पर लग सकता है। बिजली घोंसले में नहीं है और मैं उसके अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है कोमल बहन, मैं नीचे गिरे हुए सेब ही चुन लेता हूँ। बिजली अपनी सहेली के साथ झरने पर बैठी हुई है, जब वो आ जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर सेब तोड़ लूंगा। क्या कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? बिजली तो मुझे बोलकर गई है कि उसकी माँ बीमार है। लगता है चिड़िया बहन, कभी ने तुमसे झूठ बोला है। वो तो कई घंटों से झरने पर बैठी अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही है। फिर कबूतर अपनी टोकरी में नीचे गिरे हुए सेब लेकर वहाँ से चला जाता है
और कोमल चिड़िया फिर से घोंसले में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद पिंकी कभी अपनी सहेली को लेकर उस पेड़ के नीचे आ जाती है। मुन्नी रुको, मैं तुम्हें अभी अपने पेड़ से मीठे सेब खिलाती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी एक पत्थर जोर से सेब के पेड़ पर फेंकती है, जो वापस आकर अंडे पर लग जाता है। कोमल चिड़िया घबरा जाती है और पिंकी कभी के पास जाती है। पिंकी, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ। तुमने अपना अंडा तोड़ दिया। मैं बताऊंगी तुम्हारी मम्मा को। थोड़ी देर बाद बिजली कभी और बादल कप्पा भी वापिस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, ये मेरा अंडा कैसे टूट गया? बिजली बहन, मैंने तुम्हारे अंडे का बहुत ध्यान रखा, लेकिन तुम्हारी अपनी बेटी पिंकी ने पत्थर से ये अंडा तोड़ दिया। झूठ, ये झूठ है मम्मा। चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने आपका अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी ही कबूतर अंकल को सेब तोड़कर दे रही थी। जब ये अंडा टूटा। चिड़िया निकल जाओ, मेरे घोंसले से अभी के अभी निकल जाओ। मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि कोमल चिड़िया कौवों के पास आती है। बादल भैया, मेरे घोंसले का ध्यान रखना। मैं अपनी दीदी से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, चिंता नहीं करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही बैठ जाऊंगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बादल कौवा कुल्हाड़ा लेकर कोमल चिड़िया का पूरा घर तोड़ देता है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि अंडा कैसे तोड़ते हैं। पिंकी कभी ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सच बताना चाहती थी, मगर वो सच बोलने से डर रही थी। शाम होते ही जब कोमल चिड़िया वापस अपने जंगल में आती है, तो अपने घर को टूटा हुआ देखकर रोने लगती है। तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। कौवो, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला, हिसाब बराबर हुआ। बिजली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम सब बहुत बुरे हो। और पिंकी बेटी, याद रखना, जब तक तुम झूठ बोलोगी जिंदगी में हमेशा नाकाम रहोगी, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है और वो सारी बात कौवों को बताता है कि कैसे कोमल चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे पिंकी कपी ने उनके अंडे को तोड़ा। पिंकी कपी डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवो, मैंने तुम सबको माफ किया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं किसी अच्छे पड़ोसी के पास ही जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली बेटी, जरा बाहर तो आकर देख, मौसम कितना सुहाना है। आ रही हूँ माँ, देखो तो आज मैंने ये काला चश्मा पहना है, कैसी लग रही हूँ मैं। बेटी, उधर नहीं इधर देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। अरे वाह वाह, मेरी बेटी तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान से कोई काली परी उतरी हो। उसी समय बादल कप्पा वहाँ से गुजरता है। वो बिजली को देखकर वहीं रुक जाता है। वाह वाह, क्या अदाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हसीना बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा सोचते हुए बादल कप्पा बिजली कपी के पास आता है। माँ जी नमस्ते। इसी जंगल के नदी के उस पार वाले आम के पेड़ पर मेरा बहुत बड़ा घर है। मैं आपकी सुंदर बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हाथ? बादल बेटे, मेरी बेटी जंगल की सबसे सुंदर कवि है, शहजादी है शहजादी। इसे देखने के लिए दूसरे जंगल के अमीर अमीर काफे लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तुम्हारे पास क्या है? माँ जी, मेरे पास पूरा आम का बाग है। मैं वादा करता हूँ कि बिजली को कभी जमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ से जादुई जुगनू लाना होगा। वो जुगनू जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती।
परंतु माँ जी, ये तो बहुत खतरनाक है। वहाँ तो बूढ़ी चील रहती है। तो फिर रिश्ता कैंसिल। मेरी बेटी तो किसी शहजादे कव्वे के घर ही जाएगी जो इसके लिए चांद तारे लाएगा। नहीं नहीं माँ जी, बिजली से शादी तो मैं ही करूँगा। ठीक है, मैं जाऊँगा। इतनी सुंदर कवि के लिए तो मैं शेर की मूछें भी तोड़ कर ला सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है। माँ जी, तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं अंधी हूँ और देख नहीं सकती? बेटी, अगर मैं उसे बता देती तो वो कभी तुझसे शादी ना करता। जैसे पहले 100 कव्वे तुझे रिजेक्ट करके गए हैं। ये कव्वा तेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए तो मैंने इसे यहाँ से दूर भेजा है ताकि उसे पता ना चले कि तू अंधी है। फिर बादल कव्वा चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बादल भैया, एक बार अच्छे से छानबीन कर लेनी थी। वो कवि तो ठीक है ना? चिड़िया बहन, बहुत सुंदर है वो कवि। जब से उसे देखा है तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बस अब मैं उसे पाकर ही रहूंगा। मैं जा रहा हूँ ऊंची पहाड़ी पर अपनी बिजली जी के लिए जुगनू लाने। ठीक है बादल भैया, आप आराम से जाइए। ऊपर वाला आपको सफलता दे। तब तक हम सब दोस्त मिलकर आपकी शादी की तैयारी करते हैं। फिर बादल कव्वा वहाँ से उड़ जाता है। वो ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। पूरा दिन उड़ने के बाद आखिरकार बादल कव्वा एक गार में पहुँच जाता है। गार में हर तरफ अंधेरा था। जुगनू, जुगनू भैया, आप कहाँ हो? मैं आपको लेने आया हूँ। अचानक एक चील बादल कव्वे के सामने आ जाती है। बादल कव्वा देखकर डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरी नींद क्यों खराब की? चील, मैं बादल कव्वा हूँ। मुझे जुगनू चाहिए जो सूरज की तरह चमकता है। अच्छा, तो तुझे जुगनू चाहिए, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे कुछ देना होगा। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मांस नहीं खा सकती। मुझे जंगल से कोई मीठा फल ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें जुगनू दूंगी। हाँ चील माँ जी, मैं अभी आपके लिए मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा खुशी खुशी उस गार से निकलता है और वो अपने आमों के बाग में जाता है, जहाँ वो एक टोकरी आमों से भर लेता है और वापस गुफा की ओर चला जाता है। ये लीजिए माँ जी, ये रहे आपके मीठे फल। बहुत मीठे आम हैं मेरे बाग के। सच कहा कव्वे, ये बहुत मीठे आम हैं। चील माँ जी, अब मुझे वो जुगनू दे दीजिए। हाँ बादल, याद आया। वो जुगनू इसी गार के आखिरी कोने में एक बड़े मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है। अगर हिम्मत है तो जाकर निकाल लो। फिर बादल कव्वा आगे बढ़ता है। वो एक बड़े मकड़ी के जाल में फंस जाता है। वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें फंस जाता है। तभी उसे सामने जुगनू नजर आता है। जुगनू, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसी शहजादी से मिलवाऊंगा जो आपको अपने सर का ताज बनाएगी। क्या ताज बनाएगी? मुझे सब पता है। वो कवि मुझे अपने घोंसले में बल्ब की तरह लटकाएगी। मैं नहीं जाता। देखो जुगनू, अगर तुम नहीं गए तो मेरी शादी नहीं होगी और मैं कबारा ही मर जाऊंगा। क्या तुम एक आशिक का दिल तोड़ दोगे? ये सुनकर जुगनू भी रोने लगता है। कव्वे, तुम्हारी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मेरी साथी जुगनू, वो मुझे छोड़कर अकेले चली गई। तब से मेरा दिल टूट गया था और मैं इसी गुफा में रहने लगा। लेकिन आज मैं तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू बादल कव्वे के साथ वहाँ से चला जाता है। आ गया बादल बेटा, मुझे यकीन था तू ये जुगनू जरूर लाएगा। हाँ माँ जी, ये लीजिए जुगनू, और अब मुझे अपना दामाद बना ले। फिर जंगल में शादी की रौनकें शुरू हो जाती हैं। बादल कव्वा सच संवर कर अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर आता है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस कवि ने ये काली ऐनक क्यों पहनी है? तोते भैया, बादल ने कहा था कि बिजली को रोशनी पसंद नहीं, इसलिए हो सकता है उसने ये ऐनक लगाई हो। सावित्री अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। आज मेरी बेटी का नसीब चमक उठा है। बादल और बिजली की शादी हो जाती है। तभी भूरा कव्वा वहाँ आता है। ये शादी रोक दो, बिजली अंधी है।
ये सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। लेकिन भूरे, अब तो शादी हो गई। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। माँ जी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हाँ बादल बेटे, मेरी बेटी अंधी है। मैंने इसीलिए ये शर्त रखी थी ताकि तुम्हें सच का पता ना चले। बेटा, मैं डरती थी कि कोई अंधी कवि से शादी नहीं करेगा, मेरी बेटी तन्हा रह जाएगी। बादल, तुम्हारे तो सारे ख्वाब टूट गए। अब तुम क्या करोगे? दोस्तों, मैंने बिजली से इसकी खूबसूरती की वजह से प्यार किया था, लेकिन आज मुझे इसकी मासूमियत से प्यार हो गया है। अगर इसे नजर नहीं आता तो क्या हुआ, मेरी आंखें तो सलामत हैं। अब से मैं ही बिजली की आंखें बनूंगा। दादी जी, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप भी बाकी कपों की तरह निकलेंगे। जैसे ही आपको मेरा सच मालूम होगा तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं बिजली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब पक्षी मिलकर शादी का भोजन खाते हैं। बादल कप्पा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर में चला जाता है। जंगल का माहौल खुशियों से भर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल, तुम्हारा शरीर आग की तरह तप रहा है। तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। देखो, मुझे ये नदी के पार से एक छोटा सा मीठा फल मिला है। आधा तुम खा लो और आधा अपनी बेटी को दे दो। बुलबुल बहन, तुम तो खुद अपाहिज हो। एक पाँव के साथ इतनी दूर उड़ने का खतरा क्यों मोल लिया? ये मीठा फल तुम खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। मेरी मीना को तो ये पूरा फल खाने से भी सुकून नहीं मिलेगा। वो 2 दिन से भूखी है। चिड़िया बहन, काश मेरी टांगे सलामत होती तो मैं इस पूरे जंगल से दाने चुन चुन कर तुम्हारी झोली में डाल देती, मगर मैं बेबस हूँ। फिर बुलबुल वो मीठा फल मीना को दे देती है। मीना वो फल खाकर सो जाती है। कोमल चिड़िया और बुलबुल भूखी ही सो जाती हैं। अगली सुबह बुलबुल और कोमल चिड़िया दोनों कपों के पास जाते हैं, जो अपने घर के बाहर बैठे ताज़ा फल खा रहे थे। बादल, तुम्हारे पास तो ये पेड़ फलों से भरा हुआ है। जरा कोमल की हालत तो देखो। ऊपर वाले के लिए इस पर रहम करो और मीठा फल दे दो। बिजली कवि बुलबुल की बात सुनकर हंसने लगती है। बादल जी, जरा देखो, एक बीमार और दूसरी लंगड़ी। तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल है। बिजली बहन, ऊपर वाले के लिए मुझे एक मीठा फल दे दो। मेरी बच्ची भूख से मर रही है। मैं वादा करती हूँ, मैं उम्र भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। बस मेरी बच्ची को बचा लो। अरे जरा दूर होकर बात करो। बीमार कहीं की कहीं अपनी बीमारी हमें न लगा देना। हाँ, अगर चिड़िया तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, मैं इसे शहर वाले जंगल में बेच आऊंगी। वहाँ इसे ढेर सारा खाना भी मिलेगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अपनी संतान का सौदा नहीं करूंगी। अच्छा, बड़ी चूं चूं करने लगी है तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? चल जा यहाँ से। ओए बुलबुल, तू इसका साथ देना छोड़ दे, वरना मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चुपचाप कपों की बातें सुनती हुई वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। कोमल चिड़िया और बुलबुल जब घर लौटती हैं, तो मीना भूख से नीली पड़ रही थी। माँ, अब दर्द नहीं हो रहा, लगता है मैं सो रही हूँ। बस आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। नहीं मीना, तू नहीं सोएगी। तेरी माँ अभी तेरे लिए कुछ लेकर आती है। रानो, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी हालत पहले ही बहुत खराब है। तुम ज्यादा उड़ नहीं पाओगी। बुलबुल, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर मैं वापस न आऊँ तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घर से निकल जाती है। वो दाने